नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 3 रीठ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो आइए पढ़ते हैं लेखक का संक्षिप्त परिचय। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा, उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदीय, पहला राजा नाटक प्रसिद्ध रहे हैं। बोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी संग्रह प्रसिद्ध रहे हैं। तो शुरू करते हैं रीठ की हड्डी। रीठ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है जिसमें पुत्री के विवाह से संबंधित समस्या और कुरीतियों के बारे में बताया गया है। आज के ज़माने में सुशिक्षित, घर के कार्यों में निपुण, कला प्रेमी एवं सुशील पुत्री वाले पिता को भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए किस प्रकार अयोग्य, नाकारा पुत्र वाले पिता के सामने छोटा बनकर झुकना पड़ता है। रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस की सराहना करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए पढ़ते हैं एकांकी के पात्रों का परिचय। उमा इस एकांकी की नायिका है। वह सर्वगुण संपन्न, आत्मविश्वासी, प्रगतिशील विचारों वाली एवं स्पष्टवादी है तथा विवाह को लेकर प्रचलित रूढ़ियों का विरोध करती है। शंकर एकांकी का नायक है जो कि व्यक्तित्वहीन एवं चरित्रहीन है, दब्बू स्वभाव वाला है, पढ़ा लिखा होकर भी पढ़ी लिखी लड़की को महत्व नहीं देता है, अपने पिता से दबा रहता है। इसी कारण वह उपहास का पात्र बन जाता है। रामस्वरूप उमा के पिता हैं। वह प्रगतिशील विचारों वाले हैं। इसी कारण अपनी पुत्री उमा को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, परंतु अपनी पुत्री के विवाह को लेकर वह अत्यधिक चिंतित रहते हैं और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए लड़के वालों के सामने अपनी पुत्री की योग्यता को भी छिपा लेते हैं। प्रेमा उमा की माता है। प्रेमा सामान्य भारतीय नारी है और उन्हें एक साधारण माँ की तरह दर्शाया गया है। बाबू गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं, जो पेशे से वकील होने के बावजूद भी बड़े ही दकियानुसी विचारों से वाले व्यक्ति हैं। पढ़ी लिखी लड़की को अपने परिवार की बहू बनाने के आकांक्षी नहीं हैं। वह शंकालु और तुच्छ विचारों वाले हैं। रतन घर का नौकर है। तो शुरू करते हैं पाठ रीठ की हड्डी। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। कमरे के अंदर दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे से चलते चलते कमरे की ओर आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर? बस बस, बिछा दूं साहब? बाबू, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तब तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। वह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यूँ
हाँ बस, और सुन, बहूजी से जरा दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदूबी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर लाई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी तो यहीं रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे जैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, और अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है कि मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई हो गई, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें भी ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, न जाने कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियां के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप, बात काट कर चुप चुप दरवाजे से झाँकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही तो बता दिया कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। लड़के आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, अब न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे ही तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है। रतन का आना, आ गया रतन, इधर ला इधर ला, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है, और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक
वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए या यहाँ का काम करें? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही। बाजा सितार आ गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में है, ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी ही तो है। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते ऐसी हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। और प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताए तो था तुम्हें। बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। तालीम यानी शिक्षा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी, बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पहले ही, अरे तू यहाँ खड़ा है, बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लेने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है और उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उतार कर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, हैं, आइए आइए, हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों में लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खींच निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद, नहीं, तांगे वाला जानता था, फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी? अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके ही हैं सेवक, हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स को ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी हाँ, कोई 1-2 साल। रामस्वरूप, 1-2 साल? शंकर हाँ, जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में
पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बलाई आती थी और अकेले 2 आने में हजम करने की ताकत थी अकेले में। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब भी कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी है। हैं। गोपाल प्रसाद, और पढ़ाई पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे? जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने की मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिए बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब बात याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना, हैं। गोपाल प्रसाद, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस से तात्पर्य यहाँ लड़की के लिए दिया जाने वाला दहेज से है। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस बिच? ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हो? रामस्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? हैं, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिए जरा, अभी हाजिर हुआ। गोपाल प्रसाद, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर, जी। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? कुछ? गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप, हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप, हैं, कहते तो आप सही हैं। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी? गोपाल प्रसाद, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा टैक्स है कि जनाब देने वाले चू भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। गोपाल प्रसाद, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती की कितनी भूमिका होनी चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए।
रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरे को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। है। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या? बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता नहीं। रामस्वरूप, हैं। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुंह कर जोर जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, हैं, यही हैं आपकी लड़की। लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखने आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने पहले ही अर्ज किया था। गोपाल प्रसाद, हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के साथ। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है और यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटा। रामस्वरूप, थोड़ी और बैठी रहो। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, उमा से, तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। रामस्वरूप, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, हूँ,
वह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारी इसी के जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। हैं जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। उमा, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में ही ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाइए। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। और दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है, यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। बाबूजी, मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। इस प्रकार इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने पाठकों को यह संदेश दिया है कि विवाह योग्य लड़कियों के पक्ष में उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह भी कहना चाहता है कि आज के समय में लड़के लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए। लड़कियों को भी समाज में शिक्षा और सम्मान प्राप्ति का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि लड़कों को। एक और यह एकांकी उन लोगों की पोल खोलती है जो लड़कियों को भेड़ बकरी अथवा मेज कुर्सी मान बैठते हैं। दूसरी ओर लोगों को लड़की के स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास कराती है। लड़कियों को भी अपना जीवन साथी चुनने का पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। यह पाठ चरित्रहीन युवकों को रीढ़हीन बताता है। यह पाठ पाठकों को भी यही संदेश देता है कि हमारे समाज को शंकर जैसे रूढ़िवादी व कमजोर चरित्र वाले व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उमा जैसी युवतियों की आवश्यकता है जो हमारे समाज को विकसित करें एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने में आगे आ सके। धन्यवाद।